नमस्कार साथियों, मेरा नाम विपिन कुमार सिभरे। मैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा 2018 की हुई थी, यूपीपीसीएस 2018, उसमें मुझे प्रदेश में चतुर्थ स्थान हासिल हुआ है और यूँ कहें कि 4th रैंक मेरी आई है। चूँकि मेरा हिंदी माध्यम है, ये थोड़ा और रुचिकर है और जो एक मेरी स्ट्रेटजी है या मेरी जो प्लानिंग है या मेरे बारे में क्या है, मैं आपके साथ इस चीज़ के लिए अपनी चर्चा प्रस्तुत करूँगा। मैं अगर देखा जाए तो मैं एक छोटा सा गांव है बुंदेलखंड क्षेत्र का, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जालौन ज़िले का एक गांव है अमीटा। मैं उससे बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी किसान, छोटे से किसान रहे हैं और बचपन से मेरा जो भी 12वीं तक का जो भी शिक्षा है वो सब गांव स्तर से ही हुई है। तो उसकी एक संक्षिप्त जो भी एक जर्नी है उसके बारे में और एक मेरी जो पढ़ाई करते समय जो भी एक स्ट्रेटजी रही है उसके बारे में मैं एक संक्षिप्त चर्चा करूँगा। बचपन में एक तरीके से आर्थिक अभाव में जो भी शिक्षा हुई मेरी वो गांव में ही हुई है। गांव में जो मेरा गांव अमीटा है उसमें सरस्वती शिशु मंदिर, तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक शिक्षा मेरी उसमें हुई है और कक्षा 3 से कक्षा 4 से कक्षा 5 तक मेरी शिक्षा जो मेरे गांव के पास में नियरेस्ट टाउन है 8, उसमें हुई है। और कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक उसी 8 में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है जो कि विद्या भारती द्वारा संचालित है, उसमें हुई है। और कक्षा 9वीं 10वीं ये दोनों कक्षा की जो प्रिपरेशन है जो कंप्लीट हुए हैं ये एसआरपी इंटर कॉलेज कोंच जो कि मेरी तहसील है उससे हुए हैं। और कक्षा 11वीं और 12वीं मैंने जो डिस्ट्रिक्ट मेरा हेडक्वार्टर है उरई, तो वहाँ से उत्तीर्ण किए हैं। और ग्रेजुएशन जो कि स्नातक है वो मैंने वीकेडी कॉलेज झांसी से किया हुआ है। अब मेन जो है ना, मैं अपने जो भी स्ट्रेटजी रही मेरी पढ़ाई में मैं उसके बारे में सीधा सीधा आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम तो मैं यूँ कहूँ कि 2010 से मैं जॉब कर रहा हूँ। 2010 से 2013 तक मैंने भारतीय स्टेट बैंक शाखा सलिहा डिस्ट्रिक्ट पन्ना में अपनी सेवाएं दी हैं। और 2013 में जब मैंने एसएससी का सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक किया 2012 सीजीएल 2012, तो उसकी ज्वाइनिंग मेरी 2013 में ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल ऑडिट 2 एमपी भोपाल में एज एन ऑडिटर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और 2017 में मैं यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है एसएएस का वो क्वालिफाई करके मैं यहाँ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पद पर तैनात हुआ हूँ। और अभी मैं वर्तमान में इसी ऑफिस में मैं पदस्थ हूँ एज एन डब्ल्यू। तो एक जो जॉब जब हम करते हैं, एक हमारी जागृत अवस्था का एक बड़ा समय, लगभग यूँ कहें कि 7 to 8 आवर एंड अबव, तो ये जो जब समय एक हमारा ऑफिस में, हमारे दफ्तर में सहकर्मियों के साथ या विभिन्न जो भी संबंधित लोग होते हैं उनके साथ गुजरता है, तो उसके बाद जो एक प्रिपरेशन है और उसको एक समय दे पाना और उसके साथ एक कंटिन्यूटी बनाए रखना, ये काफ़ी एक मुश्किलात भरा हुआ सफ़र होता है। तो जो कि मैंने जब ये जारी किया तो निश्चित रूप से कई बाधाएं आईं और कई हिसाब से जो है, चूँकि मैं रेगुलर क्लास नहीं ले सकता था जैसे बाकी विद्यार्थी होते हैं, बाकी परीक्षार्थी होते हैं। विभिन्न जगह जैसे दिल्ली हुआ, प्रयागराज हुआ, इंदौर हुआ, इस जगह लोग जाके बाकी विद्यार्थी जैसे प्रिपरेशन करते हैं, वो मुझे करने का अवसर मुझे नहीं मिल पाया। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त जो किताबें थीं उनको लेकर मैं अपनी पढ़ाई करता था और कोशिश करता था कि जो भी मटेरियल मैं पढ़ूँ वो बहुत ही सारगर्भित हो और एक उसकी गुणवत्ता हो। और सबसे बड़ी बात यह भी हो कि उसको हमें बहुत ज़्यादा रिपीट करने का चूँकि अवसर नहीं मिल पाता था, इसीलिए कोशिश करता था कि जितना भी समय पढ़ूँ एक कंसंट्रेट होके उसको दूँ। तो इसके साथ ही ये तो परेशानियाँ समय को लेकर हुई और कुछ परेशानियाँ जैसे कि जो कि बाह्य होती हैं, जैसे कि आर्थिक परिस्थिति का होना। चूँकि मेरे पिताजी एक बहुत छोटे से किसान रहे हैं, छोटी सी खेती, उसी में पूरा घर का जो भी एक मैनेजमेंट है, एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट है, उसी में सब करना, उसको लेकर के मैं काफ़ी एक तरीके से कहा जाए मैं काफ़ी संघर्ष किया हूँ मैंने। तो मैं यूँ कहूँ कि जब मेरी जॉब 2010 में जब एसबीआई में लगी, तो उसके पहले मेरे घर में वास्तविकता में कहा जाए स्थिति यह थी कि यदि जॉब समय से शायद ना लगती तो मेरी जो खेती है, जो कि बहुत छोटी सी ज़मीन थी, वो शायद बेचनी पड़ जाती पिताजी को। तो मैंने उस ज़मीन को बचा रखने का एक थोड़ा सा मन में था कि खेती ना बेची जाए, क्योंकि वही एक आय का मात्र साधन था।
तो मैंने जस्ट 12th पास करने के बाद ही उसको इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था, एसबीआई जो कि कंडक्ट कराती थी उस समय, और एक क्लरिकल पोस्ट मुझे मिली हुई थी। तो उसके बाद जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो मेरे छोटे भाई बहन जो कि झांसी में रह के पढ़ाई लिखाई करते थे, तो उन तक एक जो भी जो भी खर्चे हैं या जो भी उनका एक्सपेंडिचर है वो मेरे द्वारा निर्वाह किया जाता था, और स्वयं का भी जो कि पढ़ाई का या आगे का जो भी खर्चा है वो भी मैं मैनेज करता था। तो एक यूँ कहें कि आर्थिक परिस्थितियाँ भी उतनी ही एक हर्डल्स थी, उतनी ही हिंड्रेंस क्रिएट करती थी जितनी कि समय का एक जो मैनेजमेंट था। तो उसके बाद मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम निकाला, फिर वो भी मेरा प्रथम प्रयास में ही सफल हुआ था। और उसके बाद मैंने जब वर्तमान ऑफिस में ज्वाइन किया तो चूँकि यहाँ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता था, ये पता था कि 2 साल के बाद उसके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, तो मेरा पूरा ध्यान उस समय डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की ओर फोकस था, क्योंकि उससे पता था कि इससे एक गेजेटेड ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट मिल जाती है। और एक सौभाग्य था कि उसी समय मेरे जो तत्कालीन कार्यालय है मेरा जो आज है, उसमें पोस्ट उस समय वैकेंसी खाली थी डबलईओ की। तो काफ़ी फोकस ये था कि इसमें हो जाए, चूँकि उसमें 10 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, और सौभाग्य से मैंने 2 अटेम्प्ट्स, केवल 2 अटेम्प्ट्स में प्रयास में मैंने डबलईओ पद को ज्वाइन कर लिया था, और जो भी एग्ज़ाम्स थे सारे पेपर्स मैंने क्लियर कर लिए थे। तो 2017 तक तो मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में ही एक तरीके से उलझा रहा, क्योंकि एक मन में था कि अगर एक ऑफिसर बन जाएंगे तो एक सैलरी भी बढ़ जाएगी और एक अच्छा पद भी मिल जाएगा हमें। वर्ष 2017 के बाद मेरे मित्र और मेरे साथी श्री आलोक कुमार पंकज, जो कि वाराणसी से रहने वाले हैं, वो मेरे साथ ऑडिटर पद पर ही पदस्थ हुए थे वर्ष 2013 में, मेरे बैच से ही थे। तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, कहा कि अब डिपार्टमेंटल आपका हो गया है और यहाँ तो अब जो भी प्रमोशन होंगे वो सेल्फ से होंगे, अब आप एक बार पीएससी को देख लीजिए। ये चूँकि इच्छा मेरे मन में बहुत पहले से भी थी, बट सिक्योरिटी का एक आर्थिक जो एक सुरक्षा थी उसको देखते हुए मैंने चूँकि डबलईओ को ज्वाइन भी किया था। तो जब उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरित किया और इस पढ़ाई के लिए काफ़ी बुक्स वगैरह सजेस्ट की, काफ़ी सारी अदर जो भी दूसरी प्रेरणादायक जो भी वक्तव्य थे वो सारे उन्होंने मुझे समझाए बताए, तो मैं तैयार हो गया करने के लिए। और वर्ष 2017 से मैं कुछ समय के लिए, मुझे लगता कि शायद 10 से 15 दिन के लिए मैं दिल्ली गया, और वहाँ जाके मैंने पाणिनि इंस्टीट्यूट से सर हैं श्री कैलाश बिहारी जी, जो कि पाणिनि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्हें भी मैंने बताया कि सर मेरा नॉन संस्कृत बैकग्राउंड है और संस्कृत लेने की इच्छा है। तो संस्कृत लेने का एक पर्पज़ ये भी था कि विषय छोटा है, अगर मेहनत अच्छे से कर दी जाए तो एक लंबा विषय जैसे कि इतिहास है, भूगोल है, ये काफ़ी लंबे विषय हैं, एक काफ़ी इनका जो एक दायरा है काफ़ी एक बड़ा दायरा है। तो मेरे मन में एक चीज़ ये चल रही थी कि अगर संस्कृत में थोड़ा मेहनत कर दी जाए तो हो सकता कि जल्दी सफलता मिल जाए, और शायद वही नियति या वही जो मेरा प्रारब्ध था वही था। तो मैंने सर से संपर्क किया और सर को विश्वास दिलाया कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो सर ने भी मेरे साथ उतना ही परिश्रम किया, उतना ही मेरे ऊपर ध्यान दिया जितना कि वो एक अदर दूसरे परीक्षार्थियों, दूसरे विद्यार्थियों पर दे सकते थे। तो श्री आलोक कुमार पंकज जी, जो कि मेरे साथ उस समय मुझे जहाँ तक ध्यान है कि वो दिल्ली में शायद कुछ दिन के लिए वो भी गए हुए थे, तो मुलाकात उनसे भी हुई, और एक वहाँ से जो एक सिविल में आने का प्रिपरेशन का एक दायरा था वो आगे बढ़ चला। और मैं यूँ कहूँ कि वहाँ से जब मैंने पहला जो मेंस लिखा यूपीपीसीएस 2017, जो कि मेरा पहला प्रयास था, तो जब मैंने पहला मेंस दिया तो बहुत कुछ सीखने को मिला। चूँकि उस समय 2 विषय हुआ करते थे, संस्कृत और डिफेंस, मैंने 2 विषय लिए हुए थे। तो जब पहला मेंस दिया कॉन्फिडेंस काफ़ी आया, हिंदी पेपर भी बहुत अच्छा गया था, ऐसे का भी बहुत अच्छा गया था, डिफेंस का भी बहुत अच्छा गया था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया। काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि मेरे जो बाकी साथी थे ग्रुप के वो लगभग उन सभी लोगों का हो गया था, मेरा नहीं हो पाया। तो दुख हुआ, एक जैसा कि मानव स्वभाव होता है कि कम से कम एक इंटरव्यू कॉल ही मेरा हो जाता तो शायद एक आत्मविश्वास जो जगता है परीक्षार्थी में वो शायद हो जाता, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। तो जो उस रिज़ल्ट आने का जो एक टाइम था उससे लेकर और यूपीपीसीएस 2018 और उसके मेंस तक का जो एक समय था, उस समय को मैंने लगभग, मुझे जहाँ तक याद है कि 70 to 75 डेज़, लगभग 2.5 महीने का लगभग टाइम था। तो मैंने उस समय जो कमियां थी मेरी, मुझे इतना तो आभास हो गया था कि मेरा सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर रहा है,
तो चूँकि वर्ष 2018 में सब्जेक्ट मेरा एक ही बचा था संस्कृत, 2018 में यूपीपीसीएस ने सिलेबस चेंज कर दिया था और यूपीएससी के पैटर्न पर ही कर दिया था। एक सब्जेक्ट जीएस के 4 पेपर और एक ऐसे और एक हिंदी। तो मेरा पूरा फोकस संस्कृत विषय के ऊपर था। तो मुझे लगता है 2 से ढाई महीने मैंने जितना लिख सकते थे हम, जितना हम प्रयास कर सकते थे, उतना मैंने प्रयास किया। जितना मैं प्रयास कर सकता था, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि शायद 4 से 5 घंटे तो मैं केवल संस्कृत ही लिखता था। एक सौभाग्य की एक बात और है कि मेरे मित्र, जो कि मेरे कभी रूम पार्टनर भी रहे हैं, श्री लोकेश कुमार, जो कि अब वर्तमान में विशाखापट्टनम में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। उनके पिताजी श्री शिवशंकर यादव जी, जो कि रिटायर्ड संस्कृत के लेक्चरर रहे हैं। तो मेरी चर्चा जब लोकेश जी से हुई तो उन्होंने बताया कि पिताजी भी रिटायर्ड हैं और इस समय जो है वो आपको समय दे सकते हैं। आप एक बार जाके घर से बात कर लीजिए, उसके बाद जो है आप फ़ोन से भी बातचीत करते रहेंगे तो आप एक उनका मार्गदर्शन आपका बना रहेगा। मैं फिर एक बार अवकाश लेके 5-7 दिन के लिए मैं वाराणसी भी गया। तो चूँकि आलोक जी वहीं से वाराणसी से रहने वाले थे, और भी मेरे साथी जैसे विश्वपाल सिंह और रामकिशन भारद्वाज, गौरव मौर्य, ये भी मेरे जो ग्रुप के साथी हैं वो वाराणसी से रहने वाले थे। तो उनसे भी मुलाकात हुई। और जो मेरे मित्र के पिताजी श्री शिवशंकर यादव जी, उनसे भी मैंने बातचीत की और सारा जो कुछ अपना जो भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स और जो भी नेगेटिव पॉइंट्स थे सारे उनसे चर्चा किया। तो उन्होंने भी एक जो भी जहाँ लगा उन्हें जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। तो यूँ कहें कि संस्कृत विषय को लेके मेरे 2 गुरुजन रहे हैं। सबसे पहले पाणिनि इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं श्री कैलाश बिहारी जी, और द्वितीय जो कि मेरे मित्र के पिताजी श्री लोकेश कुमार के पिताजी श्री शिवशंकर यादव जी। तो दोनों लोगों ने यथासंभव यथास्थिति मुझे संस्कृत में परिपक्व बनाया और उसका जो भी रिज़ल्ट है वो आप सबके समक्ष है। तो यूँ कहें कि जो जर्नी है मेरी वो एक काफ़ी एक घुमावदार रही है। पहले आर्थिक विषमताएं, फिर उनसे जो है उनसे संघर्ष करते हुए, फिर पारिवारिक दायित्व, चूँकि मैं घर में सबसे बड़ा रहा हूँ, छोटे भाई बहन रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का भी एक जो एक आगे का एक मार्गदर्शन था वो भी मेरे संरक्षण में होना था। और घर में जो भी छोटे मोटे खर्चे थे, जो भी रोज़मर्रा के खर्चे थे, उनको भी मैनेज करना था। चूँकि मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं तो कई बार खेती में इतना हो जाता था कि साल भर का जो भी एक वर्ष भर का जो भी खर्चा है वो निकल आता। कई बार ऐसा भी होता था कि अगर खेती ख़राब हो गई, फसल ख़राब हो गई तो कुछ भी नहीं बचता था। तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा आर्थिक विषमताओं को मैंने झेला है। तो मेरा एक संदेश है ऐसे परीक्षार्थी या ऐसे विद्यार्थी जो सिविल सेवा की परीक्षा कर रहे हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को जो अटेंड कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक ही बात कहूँगा कि जो बाह्य परिस्थितियाँ होती हैं, विशेषकर जो आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, ये आपकी बाधक नहीं हैं। आप कभी भी इन्हें एक बाधक के रूप में मत लीजिए। ये केवल एक ब्रेकर हैं। ये आपकी जो चलती हुई गाड़ी है उसको धीमा तो कर सकते हैं लेकिन उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ युवा मैंने अक्सर देखा है कि परेशानियों का एक रोना रोके कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अमुक साधन नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं, मेरे पास ठिकाना नहीं, और इनका कह के जो है ना अपनी एक जो एक अच्छी जर्नी होती है, एक जो विद्यार्थी की जो होना चाहिए अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक जाने वाली जो यात्रा है उसको रोक देते हैं। तो मेरा यही कहना है उन परीक्षार्थियों से, उन विद्यार्थियों से कि अपनी उस यात्रा को इन ब्रेकर्स के आने से आप रोकिए मत। ठीक है, आपकी गाड़ी थोड़ा धीमी हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि रुक जाए। आपके अंदर जुनून हो, आपके अंदर पेशेंस हो, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, एक अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, तो आप निश्चित रूप से अपनी जो एक जर्नी है, एक यात्रा है, उसको आप गंतव्य तक जाकर ही दम लेंगे। तो मैं आखिरी में जो भी परीक्षार्थी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, मैं एक बात उनसे कहना चाहूँगा कि 3 से 4 मंत्र जो कि मुझे अपनी लाइफ में जो कि मैंने देखे हैं और जिन पे मैंने अमल किया है, मैं वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेहनत एक ऐसा माध्यम है कि जिससे सब कुछ संभव है। कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, जैसा कि गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। फल तो ईश्वर आपके कर्मानुसार दे ही देगा, और आज नहीं देगा तो कल देगा। ईश्वर भी एक प्रारब्ध नियति के रूप में आपको फल देने के लिए बाध्य है। बस आप एक लगन, एक धैर्य और एक कड़े परिश्रम से आप अपने लक्ष्य की तरफ जुड़े रहिए। आप निरंतरता बनाए रखिए। अपनी जो अध्ययन है उसमें भटकाव मत लाइए, एक निरंतरता हो, एक उसमें रुकावट ना हो। अधिकांशतः हमने देखा है, जैसे कई बार जनरली ऐसा मेरे साथ होता था, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि घर में कोई आ गया या घर में किसी को हॉस्पिटल ले जाना या कुछ ऐसी परेशानी है,
तो उस दिन जो भी समय मुझे बचता था, जैसे सपोज़ करो प्रतिदिन मुझे जैसे 6 से 8 घंटे पढ़ना है, तो यदि उस दिन समय नहीं मिल पाया तो मैं 1-2 घंटे ही पढ़ के काम चला लेता था, लेकिन रोकता नहीं था। यदि उस दिन जो भी टाइम मुझे मिला, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जो भी मिला मैं पढ़ता था। क्योंकि मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, यदि मैं पढ़ाई को ब्रेक दूंगा तो फिर जो पढ़ाई अपने रिदम में आती है उसमें बहुत टाइम लग जाता। तो मैं परीक्षार्थियों से एक बात बोलूँगा कि आप किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई में एक रुकावट मत लाइए, एक जो ब्रेक है वो मत दीजिए। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि पहला दामन आप मेहनत का थामिए, दूसरा दामन आप जो है पेशेंस का थामिए। पेशेंस मतलब धैर्य, क्योंकि जब एक सिविल एस्पायरेंट जब होता है और एक सिविल एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन होती है तो उस एक अनिश्चितकालीन यात्रा होती है। कई बार होता है कि हमारी मेहनत और हमारा जो भी एक मार्गदर्शन है, गुरुजनों का जो मार्गदर्शन है, वो एक जब सही दिशा में आगे बढ़ जाता है तो सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। लेकिन यदि कहीं कोई छोटी मोटी कोई त्रुटि अगर रह जाती है तो जर्नी थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो उस स्थिति में जैसे मुझे पहले प्रयास में सफलता नहीं मिल पाई, यहाँ तक कि मेरा इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ था, तो उस परिस्थिति में मैंने पेशेंस रखा, धैर्य रखा। जब रिजल्ट आया तो मैं काफ़ी दुखी था, लेकिन मैंने अपने आप को 1 से 2 दिन में बहुत तेज़ी से रिकवर किया और फिर से उसी जोश, उसी जुनून के साथ मैं फिर से अपनी पढ़ाई के लिए फिर से तत्पर हो गया, जिस जुनून से मैं उसके पहले तैयारी कर रहा था। क्योंकि मुझे पता था कि यदि मैं पिछला जो हो गया अगर उसका रोना रोता रह जाएगा, अगर मैं रोना उसी का एक रोना मेरे अंदर बना रहेगा, तो जो आगे आने वाली, जो कि 2 से ढाई महीने बाद मेरी आगे आने वाली जो परीक्षा थी, जिसको पास करके मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके समक्ष, तो वो परीक्षा भी मेरी अस्त व्यस्त हो जाती। तो मैंने बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में बिना समय बिताए मैंने रिकवर किया और एक जो पेशेंस था उसके साथ मैं फिर से अपने लक्ष्य की तरफ फिर से बढ़ चला। तीसरा जो कि दामन है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन। क्योंकि जब आप फेल होते हैं या जब कोई हर्डल्स क्रिएट होते हैं, जब कोई आपको लेके डिमोरलाइज करने के लिए कोई कमेंट जब करते हैं, तो उस स्थिति में जो डिटर्मिनेशन है, जो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, वही आपका एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। क्योंकि जब आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक मन से आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, हर कीमत पर करना है। तो वो जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप उसका भी दामन एकदम बनाए रखिए। तो मेहनत का दामन मत छोड़िए, धैर्य का दामन मत छोड़िए, दृढ़ इच्छा शक्ति का दामन मत छोड़िए, और एक जो यूँ कहें निरंतरता, कंटिन्यूटी, अनुशासन। तो अनुशासन के साथ आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, एक अनुशासन जरूर रखिए। कई बार होता है, मैंने परीक्षार्थियों को देखा है कि कभी बेवजह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, या कहीं ऐसी रिश्तेदारी में घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। तो वो सारी चीज़ें कुछ समय के लिए, ये भी एक जो अध्ययन है, एक साधना है। तो कुछ समय के लिए आपको इन चीज़ों से, जो कि आपको आपके मार्ग से भटकाने का काम करती हैं, आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको दूर रहना पड़ेगा। और यही आपका साधना है, यही आपका एक तरीके से माध्यम है जो कि आपको आपके लक्ष्य तक ले जाता है। तो मेरा आखिरी में जो भी सिविल एस्पायरेंट है उनसे यही कहना है कि आप एक जो अवगुण हैं अपने अंदर वो मत लाइए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अवगुण उस छोटे से छेद के समान होते हैं जो कि एक कितना भी बड़ा जहाज हो एक दिन उसको डुबा ही देगा। तो आप अपने अंदर अवगुण मत लाइए। जैसा कि मेरा माना जाता है, प्रैक्टिकली मैं जितना समझता हूँ कि आपके अंदर गुण भले एक कम हो चलेगा, लेकिन यदि अवगुण है तो निश्चित रूप से आपको ले डूबेगा। तो मेरा सिविल एस्पायरेंट्स या जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं, मेरा उनसे कहना है कि अपने अंदर अवगुणों को जगह मत दीजिए। कोई भी अवगुण ऐसा हो जो आपको एक गलत रास्ते पर ले जाता, उस अवगुण को आप तत्काल उसका त्याग कर दें। उसमें बिल्कुल भी एक गुंजाइश या बिल्कुल भी कोताही मत करें। और गुण भले कम हो चलेगा, उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसका जो भरपाई होगी वो आप समय के अनुसार कर ही ले जाएंगे। तो मेरा सिविल एस्पायरेंट से यही कहना है कि जो विभिन्न बाह्य परिस्थितियाँ हैं आप उन पर ध्यान मत दीजिए। जो भी आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके साथ आप सामंजस्य बनाइए। परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, परिस्थितियां आपके लिए एक हर्डल क्रिएट कर सकती हैं, एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकती हैं। जब आपके इरादे बुलंद हों, एक आपके अंदर मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति हो, कर्म करने की एक चाहत हो और अच्छा कुछ करने की एक जुनून, जो पेशेंस आपके अंदर हो, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। और जैसा कि मैंने पढ़ा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप एक सुजन, एक सज्जन या एक अच्छे व्यक्ति की जो एक श्रेणी है, आप निश्चित रूप से उसमें आ जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।